Assalamu alaikum. This is Tariq Saeed from Julelal Government Degree College, Udairwal Station. We are going to discuss the first chapter of first year syntax book board, and it says that Qaid on 11th August 1947. If you look at your books, you will find that Qaid on 11th August 1947 कि 1947 11th अगस्त पे कायदे आजम ने क्या क्या कहा, ठीक है, और उसको हम कितना फॉलो कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में। यह अभी मेरी पूरी क्लास में पता चल जाएगा कि कायदे आजम ने क्या क्या कहा और हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बातें कुछ और हैं और अमाल कुछ और हैं। देख लीजिएगा, अभी मैं स्टार्ट लेता हूं। द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना made presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly. There was one of the most consequential assertions in the history of South Asia कि वो पहली जो आपकी हमारी पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी थी, ये वो उससे खिताब कर रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, आइन बनाना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, मेन काम उसका ये होता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं ना एमएनएस को, एमपीएस को, इनका मेन काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसके मुताबिक मामलात को चलाना। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना, और बहुत सारे काम होते हैं, बट जो मेन काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है तो वो अमेंडमेंट्स करना। बट हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्टा सिस्टम है। हमारे यहाँ पे एमएनएस और एमपीएस रोड्स बना रहे होते हैं, नालियां बना रहे होते हैं, ठीक है, उनके फंड्स ले रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये उनका काम ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जिसका जो काम है वो करता ही नहीं है, जिसका जो काम है उससे वो परे हट के दूसरे कामों में लगा होता है। ठीक है ना, तो ये पहली खामी हमें यहाँ पे पता चली अपने मुल्क की। कायदे आजम के जो अहम बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कायदे आजम का क्या विजन था। ठीक है, अब आप देखिएगा कि दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द काइड्स विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द लास्ट हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद the messenger of Allah, the last of the prophets, peace be upon him and upon his family and companions, that all men। अच्छा, वो यहां पे अब आपको कायदे आज़म का जो विजन है पाकिस्तान के बारे में, उसको ये पूरा जब हम पढ़ेंगे, इसको एड्रेस जो उन्होंने किया था, उससे पता चलेगा हमें कि कायदे आज़म का पाकिस्तान के बारे में विजन क्या था। तो वो बिल्कुल भी हट के इस्लाम से नहीं था। ऑल मैन आर क्या? ऑल मैन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। तो अल्लाह की नजर में तमाम जो बंदे हैं वो क्या है? बराबर हैं। हियर इज एन एक्सर्ट ऑफ हिज मेमोरेबल स्पीच। तो कुछ पार्ट जो है कायदे आजम की जो वो स्पीच थी उसका इसमें लिया गया है, बट मैं कुछ पार्ट से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ओरिजिनल जो उनकी स्पीच है उससे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं बुक को रखता हूं और मैं ओरिजिनल स्पीच पर आता हूं कि उस दिन उन्होंने ओरिजिनल क्या कहा ओरिजिनली। ठीक है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब ही इज टॉकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। ठीक है, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे उनसे वो बात कर रहे थे। ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कॉर्डली थैंक यू। सबको कहा थैंक यू, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, उन्होंने इस तरह स्टार्ट किया विद utmost, utmost means highest in degree, sincerity, utmost sincerity for the honor you have conferred upon me। बोला ये जो तुमने आप सबने मुझे जो इज्जत दी, मुझे प्रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ प्रेजेंट बनाया यहाँ पर और मुझे प्रेसिडेंशियल एड्रेस करने की इजाजत दी, तो इसके लिए मैं आप सबका क्या अदा करता हूं? शुक्रिया। ठीक है ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूं, तो ये पोलाइटली उन्होंने स्पीच का आगाज किया। ठीक है, कैसे स्पीच का आगाज किया? पोलाइटली। तो पहली चीज जो आप कायदे आजम से सीखेंगे वो क्या है कि आप में पोलाइटनेस होनी चाहिए।
कि आप हाईएस्ट रैंक पर हैं, बट आप हम्बल हैं, आप बहुत हम्बल हैं। समझ में आ गई बात? सॉफ्ट स्पोकन है, हम्बल है। अब आगे चलते हैं। आई सिंसियरली होप दैट with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example to the world। उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी मदद से, क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बना दूंगा। देखे ये डिफरेंस, देखें आप। आज के जो हमारी आज की लीडरशिप है, चाहे वो फ्रंट पे है या बैक पर है, ठीक है, उनमें आपको ज्यादातर मैं नजर आती होगी, ठीक है। और आप कायदे आजम को देखें, जो हमारे जो लीडर थे, मेन लीडर थे, और हमारे जो कायद थे, तो अब उनका बात करने का स्टाइल देखें कि आप सबकी मदद से क्या मैं कर सकूंगा। आई सिंसियरली होप दैट with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example to the world। कि जनाब ये जो पाकिस्तान की कानून साज असेंबली है, ठीक है, ये एग्जाम्पल बन जाएगी दुनिया के लिए कि इसने कितना अच्छा काम किया, लोग मिसालें दिया करेंगे इसकी। समझ में आ गई बात? अब कायदे आजम का विजन ये था कि मिसालें दिया करेंगे इन अ गुड सेंस, ठीक है, बट हमारे पास अब प्रॉब्लम कुछ ही हो गई कि अब उसकी मिसालें कौन से सेंस में देते हैं। अब आप कुछ समझदार हैं, मैं कुछ इस पे स्टेटमेंट कोई दे नहीं सकता, ठीक है ना। तो असेंबली जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है, याद रखिएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको। अब आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। उन्होंने बताया कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी हुई है, जिसने इसके दो मेन टास्क हैं। जो मेन टास्क है वो क्या है? दो काम है जो इन्होंने करने हैं फिल फोर, ठीक है। पहला काम क्या है? द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है ट्रबलसम, डिफिकल्ट। तो कहते हैं द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो बोला फर्स्ट टास्क क्या है? कि हमें पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आइन बनाना है, जो कि हम फ्यूचर में फॉलो करेंगे। क्या बनाना है? आइन बनाना है जो हम फ्यूचर में फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एंड द सेकंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। क्या बात है! अब आप देखिए, अब आप देखें कि डिफरेंस क्या है। देखिएगा, कहते हैं कि जनाब जो दूसरा काम है क्या? एंड द सेकंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब यहां पर क्या है? खुद मुख्तार, ठीक है। कौन खुद मुख्तार? असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? वो खुद मुख्तार, ठीक है। अब सुनिएगा कि हमारी जो दूसरी वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शनिंग, काम करना, एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी, यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि खुद मुख्तार हो, एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम क्या है? फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। अब फेडरल क्या चीज है? सवाल ये उठता है। उस टाइम पर जो दारुल खिलाफा था वो क्या था? कौन सा था? कराची था। तो जो दारुल खिलाफा होता है आपका, जो आप एमएनएस भेजते हैं, कौन क्या भेजते हैं आप? एमएनएस जो होते हैं वो कौन सी असेंबली में जाते हैं? फेडरल जो असेंबली होगी, सेंट्रल जो असेंबली होगी, सूबाई नहीं होगी, वफाकी जिसको बोलते हैं। तो वफाकी जो असेंबली है तो वो वहां जाके आपका एमएनए बैठता है, ठीक है। तो ये एमएनएस पर मुश्तमिल ये उस वक्त तो इलेक्टेड नहीं थे, उस वक्त तो क्योंकि उस वक्त बने थे, बाद में इलेक्शंस तो बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे पाकिस्तान में। तो अब क्या हुआ कि सॉवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, यानी ऐसी जगह जहां पर बैठकर पाकिस्तान के कानून बनाए जाएंगे और हम क्या होंगे? खुद मुख्तार होंगे। अब ये खुद मुख्तार देख लें आज कितने हैं, सही है। अब कायदे आजम को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं ना, जो कहते हैं कायदे आजम ने ये किया, कायदे आजम ने वो किया, कायदे आजम ये, कायदे आजम वो, आप टेलीविजन पे सुनते होंगे बड़े बड़े लोगों को। तो भाई उनको ये बताओ, कायदे आजम ने कहा था कि जो सुप्रीम है, जो सॉवरेन है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। आप जब जब आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को फॉलो करोगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू।
ठीक है। बट जब आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करोगे, तो जैसे अभी आपकी जो लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, ज्यादातर ये आईपीपी किसके हैं? अब आप इस पे जरा स्टडी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये सोचेंगे कि यार कमाना है, तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। पर जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, तो कायद आजम के विजन पर आप तब पहुंचेंगे, और तब आप सॉवरन कहलाएंगे, तब आप खुद मुख्तार कहलाएंगे, तब आप कोई फैसले करने के काबिल अपने मुल्क के लिए होंगे। we have to do the best we can in adopting a provisional मतलब temporary constitution for the federal legislature of पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम क्या कर सकें, एक अडॉप्ट कर लें फिलहाल पाकिस्तान को चलाने के लिए एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजनल का मतलब वो होता है कि जो अभी मैंने आपको इसका मतलब बताया, प्रोविजनल मींस टेम्परेरी, यानी जो मुस्तकिल ना हो, बाद में आप उस पर वर्किंग करें और फिर एक मुस्तकिल कानून आइन बनाएं। ठीक है, जो कि ऐसा हुआ। फिर किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना। फिर दो और कॉन्स्टिट्यूशन बने, फिर उससे भी मुत्तफिक नहीं होता। फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था जो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में बना। ठीक है ना, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी की कुछ अमेंडमेंट्स के साथ आज तक वही फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी इज्जत, कौन कितनी इज्जत करता है, वो आप खुद समझदार हैं। यू नो रियली दैट नॉट ओनली वी आवरसेल्व्स। भाई अगर आप बात, मैंने कहा था बात मत कीजिएगा प्लीज, सवाल है तो पूछे जी। एक मिनट रुके, सवाल जी। 62 का था जी, जी 62 का भी था और 56 का भी था। उसके बाद जो अब फॉलो हम कर रहे हैं वो 73 का था, जिसपे सब मुत्तफिक थे। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का था, जो भुट्टो थे वो इलेक्टेड थे। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है और आज तक हम इसको फॉलो करें। आगे चलते हैं भाई। अगर आप 62 का देखेंगे तो उसके मुताबिक फिर क्या हुआ? 71 में क्या हो गया? आपसे बंगाल अलग हो गया। ठीक है, जो बांग्लादेश बन गया। तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, क्योंकि वो वर्किंग में सही नहीं चल रहा था। आगे चलते हैं कि जनाब, you know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions, ठीक है, in this subcontinent। बोला ये सिर्फ हम ही हैरान या परेशान नहीं है, पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि कैसे इस इंडिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में दो कंट्रीज एक साथ आजाद हो रहे हैं, दो कंट्रीज एक साथ बन रहे हैं। बोला ये कहीं पर भी नहीं होता। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई नजीर, कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो इटसेल्फ पाकिस्तान का बनना एक यूनिक सी बात है। समझ में आ गई? आसान नहीं है कि आप एक कंट्री में से दो निकालें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, स्पेशली फॉर द ब्रिटिश, एंड मेनली इट अफेक्टेड टू प्रोविंसेस। वन वॉज बंगाल एंड द अदर वॉज पंजाब। क्योंकि बंगाल में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों रहते थे, और पंजाब में सिख और मुस्लिम्स रहा करते थे। तो सिखों ने कहा कि ये जो पंजाब है, आप ये पूरे का पूरा हमें मिले। जैसे वो हिंदूज हिंदुस्तान बना रहे हैं, मुस्लिम्स पाकिस्तान बना रहे हैं, तो हम भी तो कुछ बनाएं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कत्ल गारत गरी का खदशा था, जो कि बाद में फिर हुई भी, और ज्यादा पंजाब की साइड पर हुई। ठीक है, और बंगाल में भी हुई, बट वहां पे समझदार पॉलिटिशियंस थे, तो उन्होंने उसको रोका आगे जाके। अच्छा, अब यहां पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया, डोमिनियंस। डोमिनियन मीन्स होता है रेफर टू ऑल टेरिटरीज बिलोंगिंग टू द क्राउन। डोमिनियन एक ऐसा एरिया होगा जो कि किसका होगा? ब्रिटिश की कॉलोनी होगी। जब ब्रिटिश ने क्या किया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो अब उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी?
तो उन्होंने भाई ट्रेड रॉ मटेरियल के लिए एक्सटेंड की है अपनी ट्रेड को, ठीक है, और वो इसी में वो सब कॉन्टिनेंट में भी आए, वो इंडिया में भी आए, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रहने लगे। तो ये उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर कब्जा कर लिया, उसमें उनका ही सिर्फ कसूर नहीं था, हमारा भी था, ठीक है। अच्छा, कब्जे के बाद ये पूरी जो जगह है ये उनकी क्या बन गई, एक कॉलोनी, क्या बन गई। तो जितनी भी ऐसी उनकी कॉलोनी थी, किसी दौर में अमेरिका भी उनकी एक कॉलोनी थी, किसी दौर में अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, फिर अमेरिका ने भी आजादी हासिल की थी। जो डोमिनियन है एक ऐसे इलाके को बोलेंगे जो कि ब्रिटिश के तसल्लुत में रहा हो, ठीक है, उसकी कॉलोनी रहा हो। तो इस डोमिनियन में से उसने दो पार्ट्स निकाल दिए। दो पार्ट्स कौन कौन से थे, एक बनाया इंडिया और एक बनाया पाकिस्तान। समझ में आ गई बात। तो ये हैरान कुन था पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। अच्छा, एक प्लस पॉइंट भी था कि ब्रिटिश ने यहां पे कब्जा किया। क्या कब्जा किया, तो प्लस पॉइंट क्या था हमारे लिए भाई, ये जो ब्रिटिश ने हमारे पर कब्जा किया इंडिया पर, तो इसमें जिन जिन एरियाज में सब कॉन्टिनेंट के किया, मैं कहता हूं उसमें पॉजिटिव साइड भी है नेगेटिव के साथ साथ। वो क्या है, रेलवे स्टेशन बनाया, ये रेलवेज है, ये रोड है, ये जो सिस्टम आप देखते हैं यहाँ पे, ये शक्कर बैराज कब का बना है जरा देख लीजिएगा, ये उन्हीं के दौर का बना हुआ है, ठीक है, जिससे हम जमीनें सैराब कर रहे हैं बैठकर, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तो अंग्रेज बुरे जरूर थे, होंगे किसी की नजर में, बट उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए। अच्छा, उन्होंने ये कहीं हमारे लिए नहीं किए थे, उन्होंने अपने लिए किए थे, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता था, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उनको चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने ये सारा सिस्टम किया कि भाई यहाँ पे खेतों में चीजें उगे, फिर इन रोडों के ट्रेनों के जरिए पहुंचे कराची से, फिर वो पहुंचाए अपने मुल्क में, फिर वहां से उन पे मेड इन इंग्लैंड का ठप्पा लगे, फिर वो इंडिया में भी आके बिके। समझ में आ गई बात। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज प्लेइंग मेन रोल, ठीक है। आगे चलते हैं कि this mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. Brought under means bring under का मतलब होता है to place someone or something under the management or supervision, यानी इस पूरे इलाके की ऐसी मैनेजमेंट की गई, इस बड़े इलाके को ऐसे मैनेज किया गया कि एक में से क्या कर दिया उन्होंने, दो कर दिए उसको, एक इंडिया एक पाकिस्तान। और ऐसी मिसाल वो कहते हैं कि अननोन है, आपको कहीं पर भी ऐसी मिसाल सुनने को नहीं मिलेगी, आप नहीं जानते होंगे, और अनपैरेलल्ड है, और उसकी कोई मिसाल है ही नहीं, इसकी कोई बराबरी हमसरी कोई है ही नहीं। और ये कोलोसल मीन्स बड़ा, बिग, ठीक है। तो बड़ा ये प्लान था, कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। डीलिंग विथ आवर फर्स्ट फंक्शन, अब वो अपनी बात पर आ रहे, डीलिंग विथ आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली, आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर्ड का मतलब होता है हैविंग बी थॉट अबाउट केयरफुली, यानी अगर आप प्लानिंग के साथ कुछ आके बात करेंगे तो वो वेल कंसिडर्ड होगा, बट ये वेल कंसिडर्ड नहीं है। जो वो कह रहे हैं मेरे पास, मेरे माइंड में आएगा, मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। सो डीलिंग with our first function in this assembly, I cannot make well considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. but बोला मैं कुछ चीजें कहूंगा जो मेरे माइंड में अभी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं। So the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. क्या बोला कि अब आप लेजिस्लेटिव बॉडी हो, उनसे कहा कि अब आप कानून बनाने वाले लोग हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है। तो आपके पास सारे इख्तियारात हैं, यानी अल्लाह के बाद सारे इख्तियारात आपके पास मौजूद हैं। किसके पास, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होता है, ठीक है, जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनके पास इख्तियारात है, बोला पावर्स है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर इन्होंने कायदे आजम को प्रॉपरली पढ़ लिया होता हमारे पॉलिटिशियंस ने,
तो इनको पता चल जाता सारे इख्तियारात तो तुम्हारे पास है। समझ में आ गई बात? तो फिर रोना किस बात का? उन इख्तियारात का इस्तेमाल करना तो सीखो, डट डट के खड़े होना तो सीखो। ठीक है? तो और मिसालें क्या आपको एक ही पार्टी से मिलेंगी क्या? है वो डट गई, एक खातून डट गई तो शहीद हो गई। समझ में आ गई बात? एक मर्द पिछले अरसे में डट गया, उसको फांसी दे दी गई। ठीक है? तो डटना आपको सीखना है। अब मैं और बातें नहीं कर सकता भाई सही है, समझदार को इशारा काफी। तो जो डटना है ना आपका, आपने डटना है, आपने अपने पावर्स खुद लेनी है, क्योंकि लोग आपको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट करके भेज रहे हैं। दे ट्रस्ट यू, दे वोट फॉर यू। समझ में आ गई बात? एंड यू आर द पीपल दैट यू शुड टेक पावर्स फ्रॉम हुएवर हैज। ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क है इस पे। तो अब आपने उस पावर के थ्रू पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कैसे आप रिलीफ देंगे, उनको कैसे उनकी एजुकेशन के बारे में सेटिंग करेंगे, आप कैसे उनकी लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करेंगे, आप पाकिस्तान के एरियाज को कैसे उनको आप सेफ की सहूलियतें देंगे, ये आपका काम है। क्या कानून बनाएंगे आप? और कानून बना तो लिया, कानून तो बहुत अच्छा, आइन तो बहुत अच्छा बना हुआ है, उस पर इंप्लीमेंट भी तो करवाना है। कौन करवाएगा वो इंप्लीमेंट? आप ही ने करवाना है। आगे चलते हैं। इट या अगर आप इंप्लीमेंट करवा सकते हो तो करवाएं, नहीं तो भाई रिजाइन करके घर पे बैठे छोड़ दें आप सीट को। दो ही तरीके है ना, या तो आप काम करो या घर बैठ जाओ, दो में से एक काम बंदा कर सकता है। ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये, जो पावर में होता है, जो ग्रामीण में होता है, उस टाइम पे सब सही होता है। ग्रामीण से जैसे ही जाता है फिर उसके पास पावर थी, उसके पास पावर थी, उसने मुझे ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया। अरे भाई तो तुमने इतने साल क्यों सीट पे बैठे रहे? समझ में आ गई बात? आप उसी वक्त रिजाइन करते, छोड़ते नहीं लेते आप हुकूमत, तो पता चलता, हम भी बोलते हाँ यार वाकई सही बात है, तो देखते कौन संभालता फिर। ठीक है? आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी में तो कोई और नहीं संभाल सकता हुकूमत को, अगर आप रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में तो लोगों के ही नुमाइंदे संभालेंगे हुकूमत को, वही चलाएंगे निजाम को। डेमोक्रेसी में कोई और नहीं चला सकता, सब इदारे उसके अंडर हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। अगर वो सही काम करें तो ये भी सुन लीजिए साथ में। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के अपने फेवरेट कानून बनाने की कोशिश करते रहें, जो कानून उनको फायदे दें। इट therefore places on you the greatest responsibility as to how you should take your decisions। बोला भाई ग्रेवेस्ट मीन सीरियस, तो बोला ये आपके ऊपर बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बहुत सीरियस जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आप फिर अच्छे डिसीजंस लें। समझ में आ गई बात? तो भाई ये जिम्मेदारी है। ठीक है? और अगर आप जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं तो जिम्मेदारी लें, और नहीं कर सकते तो क्या जवाब होगा? डू इट। दो जवाब हो सकते हैं ना। ठीक है? Here we end today's lecture and we'll be continuing these कायदे-आज़म statements in future as well। अभी मैं आपको बताऊंगा कि असल में कायदे-आज़म का कॉन्सेप्ट क्या था, कायदे-आज़म थे क्या, कायदे-आज़म ने कहा क्या था। ठीक है? इस पाकिस्तान के बारे में उनका विजन क्या था। ठीक है? तो ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, ताकि आपको थोड़ी अवेयरनेस मिले। कायदे-आज़म 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 तो सब कर रहे हैं, पर कायदे-आज़म ने कहा क्या था, उनका विजन पाकिस्तान के बारे में क्या था, वो कौन फॉलो कर रहा है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर के हमें पता चल जाएगा कि कौन क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? सो विद दैट आई एंड माय दिस लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।